फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जनपद में तेजी से किए जा रहे हैं विकास कार्य, चिकित्सीय सुविधाओं में हो रहा है सुधार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की शुरुआत आज से नोएडा में खेले जाएंगे कबड्डी के मुकाबले। तीसरे संस्करण में देश भर से 4000 से ज्यादा खिलाड़ी इस खेल में लेंगे हिस्सा। और समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। 2 बजे के समाचारों में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जनपद में तेजी से किए जा रहे हैं विकास कार्य, चिकित्सीय सुविधाओं में हो रहा है सुधार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की शुरुआत आज से नोएडा में खेले जाएंगे कबड्डी के मुकाबले। तीसरे संस्करण में देश भर से 4000 से ज्यादा खिलाड़ी इस खेल में लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में है। फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष ने आज सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में फोर्टेस्क्यू के साथ भारतीय कंपनियों की साझेदारी करने के अवसरों पर चर्चा की। We acknowledged together that the fossil fuel sector has only limited time to run, and it must be replaced with a fuel which causes no harm but can do everything which coal, oil and gas can do. That is something the Prime Minister is clearly a global champion on, and I've invited the Prime Minister to be, if you like, the global government partner. I'll be the global industry partner to promote green hydrogen across the world. I also thanked him for his humanitarian efforts. Under Prime Minister Modi, he's been able to spread economic growth throughout the grassroots of India. This has really helped with eliminating one country after another. We all have to do it, slavery from India, and I showed my gratitude for that. वहीं इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश गंतव्य बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियन सुपर को भारत की विकास गाथा में भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया। It was a most impressive meeting. The Prime Minister, of course, is a very impressive person who understands business, which is very encouraging as well. The Prime Minister talked about his dreams for India and his ethic, which was a really powerful message. Australian Super does invest in India, of course, and in particular the National Indian Infrastructure Fund. And we've had very good experience in investing in India. देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट को बदलवाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। रोजाना 10 नोट बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जनता के लिए 2000 रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था बैंकों के सभी काउंटरों पर सामान्य तरीके से उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा है कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। मोदी सरकार के 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तमाम विकास के कार्यों को गति मिली है, जिससे लोगों का जीवन बदल गया है। लखनऊ से गाजीपुर तक बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र की तस्वीर को बदल दिया। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यातायात में सुगमता के साथ ही पूरे क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ही अपना बड़ा महत्व रखता है। 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था और उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था।
इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए यह एक्सप्रेसवे एक जीवनदायिनी का काम कर रहा है, विकास को एक नई गति दे रहा है, रफ्तार को यहाँ एक नई गति मिली है। जहाँ 4 घंटे का रास्ता वहाँ 2 घंटे में तय हो जा रहा है, समय की बचत हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, जो ट्रैफिकें रहती हैं, आदमी जाता है, एक्सीडेंट उस पर ज़्यादा होता है। ठीक है, आदमी अपनी जो है थोड़ा बहुत लापरवाही बरते तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन कायदे से चलने के लिए तो है ही है। आप सीधे मुख्यालय पहुँच जा रहे हैं 2 घंटे में। हाईवे वो माध्यम है जिससे हम, अब देखिए ना, हमें अगर आना तो मैं सुबह आकर के शाम को जा सकता हूँ। ठीक है, वैसे बिजनेसमैन हो गया, वैसे कृषि हो गया, वैसे और यहाँ पे फैक्ट्री खुलेंगे तो उनको कन्वेंस मिलेगा, तो सबके लिए फायदेमंद है। ट्रैफिक भी नहीं है, सबसे मेन ट्रैफिक है, उधर से आने में बड़ा समय लग जाता था, इधर समय बहुत बचता है। कितना ज़्यादा विकास सर बताइए। हम तो अध्यक्ष हैं सर कुमारगंज यहाँ के, जान लीजिए हमको 1.5 घंटा इससे लग रहा है सर, और हम लोग अब जो है अपने घर से अप डाउन कर पा रहे हैं। जान लीजिए जहाँ 4 घंटे लगता था वहाँ मान चलिए 1.5 घंटे हम लोग अपने नौकरी पर आ जा रहे हैं सर। यहाँ के किसानों को इससे बड़ा फायदा मिल रहा है, स्थानीय व्यवसायियों को, उद्योग जगत के लोगों को, और तमाम जो संभावनाएं यहाँ थी उनको नए पंख मिले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए जो कई घंटों में यात्रा होती थी, अब चंद घंटों में ही यात्रा पूरी हो जाती है। सुविधाओं को लेकर जैसे बोला जाए तो काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि 23 एम्बुलेंस हैं, 22-24 पेट्रोलिंग हैं, यूपीडा गश्ती दल हैं, और 8 से 10 पेट्रोल टैंक हैं विद CNG, और खान पान की व्यवस्थाएं बीच बीच में हैं हर 100 किलोमीटर के अंतर्गत। और 340 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पे गाड़ियों का कम समय, लो मेंटेनेंस में, कम फ्यूल में उनका आवागमन बहुत अच्छे से होता है। लोगों का आवागमन हो या उत्पाद लाने ले जाने की बात हो, हर क्षेत्र में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोगों के विकास में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और आने वाले समय में जो पूर्वांचल आगे निखर रहा है, उभर रहा है, जिसकी पहचान पिछड़े जनपदों में, पूर्वांचल के जनपदों की होती थी, अब वहाँ भी तमाम सारी संभावनाएं दिखने लगी हैं। और आने वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के विकास में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उतना ही महत्व होगा। कैमरामैन राजीव वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। जनपद मुजफ्फरनगर में क्षेत्रीय सांसद और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लोकसभा क्षेत्र में किसान यूनियन की राजधानी कस्बा ससौली होते हुए 22 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसानों की राजधानी से पानीपत खटीमा मार्ग और मेरठ करनाल हाईवे को जोड़ती है और कई गांवों से होते हुए उन गांवों को भी मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करेगी। हालांकि यह सड़क पहले से ही बनी है, मगर इस वक्त काफी जर्जर और खराब हालत में है, जिसके चौड़ीकरण के बाद इन सड़कों से आवागमन भी सुलभ होगा। देखिए, नेशनल हाईवे जो पानीपत खटीमा है, उससे एक सड़क सिसोली गांव में जाती है, जो बड़ा गांव है, बहुत महत्वपूर्ण गांव है, किसानों की राजनीति कहा जाता है। तो वो सड़क का चौड़ीकरण का 22 करोड़ रुपए से कार्य शुरू हुआ है। और यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ पे हुआ था, उसका भी आज लोकार्पण हुआ है। कॉलेज में करीब 180 छात्रों ने दाखिले हो चुके हैं। तो आज इन 2 कामों के लिए यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया था।
फतेहपुर की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण किया। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद फतेहपुर में विकास के क्रम में तेजी से कार्य हो रहे, जिसके अंतर्गत शहर की महत्वपूर्ण सड़क का आज लोकार्पण किया गया। जनपद फतेहपुर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने 2000 रुपए के नोटों के बंद होने को लेकर आम जनमानस से अपील की है कि ये नोट बंद नहीं हुए हैं, सरकार ने उन्हें वापस लेने का फैसला लिया है, तो किसी भी व्यक्ति को भयभीत या घबराने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से विकास विपक्ष प्रोपेगेंडा बना रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। जिनके हैं वो जमा करेंगे अपना और अपना बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अगस्त तक का महीना है, यदि कोई चीज़ में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी समय भी तो दिया जा रहा है और मार्केट से कहीं गया नहीं है। कानपुर नगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों को लेकर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए सतीश महाना ने कहा कि कानपुर महानगर के महत्वपूर्ण बड़े प्रोजेक्ट्स, डेडिकेटेड कॉरिडोर, रिंग रोड, लैंड एक्विजिशन, एयरपोर्ट की रोड, बिजली, जल निकासी की समस्या सहित आम व्यक्तियों से संबंधित रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर बैठक और समीक्षा की गई है। वहीं जिलाधिकारी कानपुर नगर विशाख जी ने बताया कि बहुत जल्द कानपुर नगर को एक नया एयरपोर्ट मिलेगा। एयरपोर्ट शुरू 26 तारीख को हो रहा है। अभी तक इस प्रकार की सूचना आई है। एयरपोर्ट के जो रोड है जीटी रोड से वहाँ पर एक वो रोड है, लेकिन आज मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जाजमऊ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते उधर से भी एक रोड जो खराब है उसको भी ठीक किया जाए, उसको भी चौड़ा किया जाए, जिससे कैंट में रहने वाले लोग या उस तरफ के रहने वाले लोग उसको रामा देवी से आके जीटी रोड की तरफ ना जाकर वहीं से डायरेक्ट वो वहाँ पर आ सकते हैं। उसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से भी जो एयरपोर्ट डायरेक्टर और उनके पूरे टीम के माध्यम से उसकी पूरी तैयारियां शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी कानपुर वासियों को नए एयरपोर्ट से अपना यात्रा करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा और 26 तारीख के जो इनॉग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसकी तैयारी कर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन में सांसद का नार्को टेस्ट कराने की नई मांग जोड़ दी गई है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे नार्को टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आरोप लगाने वाले सभी पहलवानों का भी नार्को टेस्ट कराया जाए। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित अन्य पहलवानों का नार्को टेस्ट कराया जाए। इस आंदोलन के बीच मंशा क्या है, उसको नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं और उस पक्ष से ये 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जो है, तो सबकी जांच करा ली जाए। ये मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना, बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। आकांक्षी जनपद श्रावस्ती को आगे बढ़ाने के लिए श्रावस्ती महोत्सव का आगाज किया गया। इस महोत्सव का आगाज कोरोना काल से पहले तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा ने किया था, जिसके बाद क्षेत्रीय कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिला और यहां के लोकल कलाकारों ने अपना परचम देश विदेश में भी लहराया था। लेकिन कोरोना काल में इस समारोह को बंद कर दिया गया था। आज इसकी फिर शुरुआत की गई है, जिसका आगाज हो रहा है और इसका समापन 24 मई को होगा। श्रावस्ती महोत्सव में आदिवासी कलाकारों और बॉलीवुड के तमाम कलाकार अपना परफॉर्मेंस करने के लिए पहुंचते हैं। राज्य मंत्री राकेश सिंह राठौड़ ने कहा कि श्रावस्ती जनपद आकांक्षी जनपद तो जरूर है, लेकिन यहां प्रतिभाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके लिए श्रावस्ती महोत्सव जैसे कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होंगे। ये श्रावस्ती की आगाज की वाली कोई बात नहीं है। यही जनता की जो है, महाराज जो सोचते हैं जनता बीच कैसे जाए, कैसे ये
प्रचार हो, ये मेले के द्वारा से ये प्रदर्शनी लगाई गई, ये सब जनता की लगाई गई कि कुछ अगर ना समझें तो इससे मेला के सहारे समझ जाए। और हमेशा महाराज जी पूरे हर जनप्रतिनिधि के और हर जनता के लिए वही हमेशा सोचते रहते हैं, जनता तक कैसे ये योजना पहुँचे, कैसे ये लागू हो। इसलिए पूरा उत्सव महाउत्सव का रूप दिया गया है पूरे श्रावस्ती में। श्रावस्ती महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। ये 3 दिनों का महोत्सव है। आज 22 मई को इसकी शुरुआत है और 24 मई को समापन है। श्री अन्न योजना यानी मोटा अनाज के बारे में गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए देश अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री की श्री अन्न योजना से प्रेरित होकर आगरा के होटल भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स फूड फेस्टिवल की शुरुआत कर चुके हैं। मिलेट्स फूड फेस्टिवल में देशी विदेशी सैलानी भी मोटे अनाज से बने लजीज व्यंजनों का जायका ले सकेंगे। मिलेट्स फूड फेस्टिवल का शुभारंभ एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम, टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष राजीव सक्सेना द्वारा किया गया। 4 जून तक चलने वाले फूड फेस्टिवल में कुट्टू के दानों और मोटे अनाज जैसे पोषक तत्वों से लजीज व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम ने कहा कि श्री अन्न योजना के शुरू करने का उद्देश्य मोटे अनाज के महत्व के बारे में जानकारी देना है। भारत की जो पुरानी खाद्य संस्कृति है उसमें जो मोटे अनाज हैं, पुराने अनाज हैं, उसके महत्व को फिर से बताया जाए, वो कितने ज़्यादा स्वस्थ हैं, जितने हेल्दी हैं। इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के माध्यम से सरकार हम सभी को जागरूक करना चाहती है। ये बताना चाहती है जो हमारी नानी दादी के समय के जो अनाज हुआ करते थे, रागी, बाजरा, ज्वार, चना, मोटे अनाज, उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको हम गेहूं, चावल, दालें, अरहर, मूंग, मसूर से कमतर नहीं नाप सकते हैं। बल्कि अब तो ये नई रिसर्च निकल करके आई है कि जो हमारे मिलेट्स हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स इन नए वर्तमान अनाजों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया में 12 तरह के मिलेट्स होते हैं, उसमें से 8 तरह के मिलेट्स को हमने यूज़ करके रेसिपीज़ तैयार की हैं। और मैं आगरा वासियों को आमंत्रित करूंगा, जैसा कि ज़्यादातर पूरा विषय तो एडीएम सर ने कवर किया ही है, तो मैं आगरा वासियों से हमको आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पर आएँ और आनंद जरूर लें। आप देखेंगे कि हमने उनको एज ए ग्रेन और एज ए प्लांट में भी रिप्रेजेंट किया है कि आप लोग किसमें से हमने देखा कि हमारे आगरा में भी हम 6 तरह की मिलेट्स को अपनी जलवायु इस तरह की फेवरेबल है कि हम 6 तरह को उगा भी सकते हैं। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर निर्माण के पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजन किया और इसके साथ ही अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के संत धर्माचार्यों की मौजूदगी में भगवान रामलला के अतिथि भवन का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि अतिथि गृह का धार्मिक कार्यों के लिए बहुउद्देशीय उपयोग किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि अतिथि भवन में 36 वीआईपी और वीवीआईपी कमरे हैं। इसके अलावा 3 बड़े मीटिंग हॉल और भोजनालय भी उपलब्ध हैं। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद भगवान रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने देश और विदेश के मेहमान पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि श्री राम अतिथि भवन का उपयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा, जिसमें प्रमुख रूप से प्रत्येक माह होने वाली भवन निर्माण समिति की बैठक और सुरक्षा समिति की बैठक शामिल है। इसमें कुल 35 कमरे हैं, 3 मंजिला है, बेसमेंट है, 3 900 वर्ग फीट के सभागार हैं, भोजनालय है, भोजन बनाने का स्थान है। ऐसे करके कुल तीनों तल पर एक डॉर्मेट्री है। मुख्य रूप से ये हमारे ट्रस्ट में काम कर रहे कुछ इंजीनियर्स जो बहुत दिनों से यहाँ आकर काम कर रहे हैं, उनका आवास है। साथ ही साथ आने वाले अतिथियों को जो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रहने वाले हैं, उनको रहने की सुविधा यहाँ रहेगी। मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि
रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन भारत सरकार की स्कीम के तहत बदलाव किया जा रहा है, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके। बैठक में हेमा मालिनी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। सांसद हेमा मालिनी ने किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सराहना की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक राकेश मल्होत्रा को निर्देश दिए कि CSR फंड का प्रयोग वंचित ग्राम के विकास के लिए किया जाए। बैठक हुई थी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, एक नया सिस्टम कर रहे हैं, रिवैम्प कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी का उनका एक आइडिया है, उसके हिसाब से सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेंजेस ला रहे हैं। केबल बनाने में उसमें कोई दिक्कत न हो, अच्छी तरह से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिले। आजमगढ़ में पसमानदा मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी सहित अन्य विभिन्न हस्तियों ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। वक्ताओं ने पसमानदा समाज के आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से उनकी बेहतरी के लिए मांग की। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है, जो सभी क्षेत्रों में पिछड़े हैं। सभी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लाभ उच्च मुस्लिम समुदाय के लोग ले रहे हैं। और ये 85% पसमानदा मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला और हमारे लोगों के पास ज़मीन और कोई जायदाद नहीं। तो ये सभी क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं और ये पसमानदा हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके अंदर जागरूकता पैदा की जाए, इनको जागरूक करके और शासन सत्ता सरकार में इनकी आबादी के अनुरूप इनकी भागीदारी तय किया जाए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कबड्डी प्रतियोगिताओं की शुरुआत आज से होगी। महिला और पुरुष कबड्डी के लीग मैचों का आयोजन शाम को नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में होगा, जहां 3 महिलाओं और 4 पुरुषों के पूल मैच निर्धारित हैं। पहला मैच HP यूनिवर्सिटी और दुर्ग की महिला टीम के बीच खेला जाएगा। इस संस्करण के कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच पदक के लिए जोर आजमाइश होनी है। प्रतियोगिता लीग मैच 25 मई तक खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 26 मई को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 27 मई को खेला जाएगा। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आधिकारिक उद्घाटन लखनऊ में भव्य समारोह के बीच 25 मई को होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो गोरखपुर से है। गोरखपुर में खेल मंत्री गिरीश चंद यादव और अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत 27 से 31 मई तक रामगढ़ ताल में होने वाली रोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही खेल मंत्री ने रामगढ़ ताल और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे देश के विभिन्न प्रांतों से आ रहे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के बारे में अविस्मरणीय यादें लेकर लौटें। रोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों की भौतिक प्रगति जानने के बाद खेल मंत्री ने एनेक्सी भवन में समीक्षा बैठक भी की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के सफल आयोजन हेतु निकाली गई मशाल रैली सिद्धार्थ नगर से चलकर बाराबंकी पहुंची। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मशाल रैली का सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच जोरदार स्वागत किया गया। छात्र छात्राओं के आकर्षक रंगारंग प्रस्तुतियों ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैली को मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह ने झंडी दिखाकर जनपद में भ्रमण के लिए रवाना किया। मशाल रैली केडी सिंह बाबू स्टेडियम से प्रारंभ होकर नाका सतरिक चौराहे से होते हुए लखेड़ा बाग पटेल तिराहा चौक होते हुए जिलाधिकारी आवास पहुंचकर संपन्न हुई।
आज हमारे ज़िले से इतनी विशाल रैली का प्रोग्राम हुआ खेलो इंडिया की तरफ से। ये सरकार हर टाइम पे युवाओं को बढ़ावा दे रही है, खेल को बढ़ावा दे रही है। लोगों में इतना उत्साह, इतना जोश दिखा इस प्रोग्राम को लेके, सब लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं यहाँ पे। और जो खेल पूरे देश में खेला जाता है वो युवाओं से है। युवा जब प्रेरणा लेता है, युवा जब आगे बढ़ता है तो लोग और ज़्यादा उत्साहित होते हैं और ज़्यादा जोश आता है उनके अंदर। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन प्रदेश में जो किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में जन जागरूकता के उद्देश्य से आज यहाँ पर रैली को झंडी दिखाई गई है। इस रैली के माध्यम से हम लोग यही उपदेश देना चाहते हैं कि लोग खेलें और स्वस्थ रहें। और इसका आयोजन 25 से 5 मई तक किया जाएगा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में। आईपीएल का पहला क्वालिफाई मैच आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भिड़ेंगी। इस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। गुजरात ने अपने 14 में से कुल 10 मुकाबलों में जीत हासिल की और 20 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रही। आज के मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। हारने वाली टीम के पास फाइनल में अपनी जगह पक्की करने का एक और मौका रहेगा। ऐसे में फाइनल में पहुंचने के लिहाज से आज का ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। और अब बात मौसम की। प्रदेश के कई जनपदों में भीषण गर्मी पड़ने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने आज अनुमान जताया है कि प्रदेश के कई जनपदों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जनपदों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज सुबह लखनऊ में कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। 23 से 25 मई के बीच गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल आज सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राजधानी लखनऊ में आज सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जगहों पर भंडारे का आयोजन की तैयारियां भी की गई हैं। और अंत में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ की बात। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों ने भी पीएम से की मुलाकात। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जनपद में तेजी से किए जा रहे हैं विकास कार्य, चिकित्सीय सुविधाओं में हो रहा है सुधार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की शुरुआत आज से नोएडा में खेले जाएंगे कबड्डी के मुकाबले। तीसरे संस्करण में देश भर से 4000 से ज्यादा खिलाड़ी इस खेल में लेंगे हिस्सा। और समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। 2 बजे के समाचारों में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।